नमस्कार, सीआरपीसी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम 26th वीडियो में सेक्शन 157 चैप्टर 12 सीआरपीसी के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि एफआईआर दर्ज होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की 154 में, नॉन कॉग्निजेबल की एनसीआर रिपोर्ट होती है 155 में, 156 में प्रोसीजर क्या दे रखा है, 156(3) सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसमें अपन ने डिसाइड किया था कि अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का, तो पुलिस के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो पहले एफआईआर दर्ज करेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी। नाउ 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर दर्ज हो गई, सब कुछ हो गया, या फिर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने का। अब प्रोसीजर क्या रहेगा इन्वेस्टिगेशन का? सेक्शन 157 हिंदी में पढ़ते हैं। यदि पुलिस थाने के भाषात्मक अधिकारी को इतला प्राप्त होने या अन्यथा यह संदेह करने का कारण कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इसे निमित्त विहित करे। अब कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पुलिस एफआईआर क्यों नहीं करती है? इसका आंसर 157 के अंदर भी है। नॉर्मली क्या होता है, पुलिस जैसे एफआईआर दर्ज करती है तो उसकी एक रिपोर्ट क्या लिखा है उसमें, वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा। नॉर्मली जैसे जब भी एफआईआर दर्ज होती है उसकी रिपोर्ट एक मजिस्ट्रेट को जाती है, या तो डेली जा सकती है, वीकली जा सकती है। तो अब वो जब आपने एक बार एफआईआर दर्ज कर दी तो आप पुलिस के ऊपर ड्यूटी क्या हो गई कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करके, उस पर इन्वेस्टिगेशन करके उसको चार्जशीट देनी है। इससे नॉर्मली वो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दी कि नहीं साहब कर देंगे, ये कर देंगे, इसलिए क्योंकि जैसे एफआईआर दर्ज हुई इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है। अब वो मजिस्ट्रेट जो है उस पर वो सुपरविजन कर सकता है। तो इसमें ये कह रखा है कि जैसे ही कोई पुलिस वो मजिस्ट्रेट को या पुलिस को सूचना मिलती है, या तो खुद से या किसी और से इतला मिलती है, या 156(3) में उसको ऑर्डर मिलता है, तो पुलिस जो है या तो मौके पर चली जाएगी खुद पुलिस अधिकारी, या अपने जो निम्नतर पंक्ति का जो अधिकारी है उसको कहेगा कि आप मौके पे जाओ और मौके पे साक्ष्य एकत्रित करो, या जो व्यक्ति जिसने अपराध कार्य किया उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करो। परंतु ये दो चीजें कब नहीं होगी? परंतु जब ऐसे अपराध के लिए किए जाने की कोई इतला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की है, मतलब नामजद अगर एफआईआर है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, जैसे कहा कि एक्स आदमी ने साहब ये काम किया है या अपराध किया है और वो अपराध गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है, तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भाषात्मक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। जब नामजद एफआईआर है तो पुलिस को उस जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। कब? जब वो अपराध गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है। सेकंड, यदि पुलिस थाने के भाषात्मक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह उस मामले का अन्वेषण नहीं करेगा। ये कितनी बड़ी पावर दी है पुलिस को। पुलिस को लगे कि ये अन्वेषण करने लायक नहीं है, वो उसकी मर्जी है, उसको लगता है कि अन्वेषण करने लायक, तो वो अन्वेषण नहीं करेगा। अब आप समझो कि एक्स आदमी है, वो पुलिस थाने का एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वो तो एफआईआर दर्ज कराने घर आ गया। अब पुलिस ने 157 में इसमें सोचा ख पॉइंट में कि यार ये तो एफआईआर दर्ज होगी पर अन्वेषण करने लायक नहीं है, तो अन्वेषण नहीं करेगा। अब इसकी सूचना जिसने एफआईआर दर्ज करी उसको कैसे मिलेगी? इसका उपधारा 2 दे रखी है। उपधारा 1 के परंतु खंड क और ग में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भाषात्मक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा। और उस पंक्ति खंड ख में वर्णित दशा में खंड ख में क्या कि उसको लगता है कि अन्वेषण करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो खंड ख में क्या करेगा? खंड ख में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इतला देने वाले को यदि कोई हो ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, तत्काल इस बात की सूचना देगा कि वह उस मामले का अन्वेषण न तो करेगा न कराएगा। समझ गए आप? 157 का परंतुक 2 परंतुक है। पहला परंतुक तो ये कह रहा है कि अगर एफआईआर नामजद है और अपराध गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है तो पुलिस जो है वो उस मौके पे नहीं जाएगी। दूसरा, पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि इसमें अन्वेषण नहीं बनता है तो पुलिस अन्वेषण नहीं करेगी। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति कौन से खंड ख में कि भाई इसको लगता है अन्वेषण नहीं करना है इसमें, तो वो जिसने इतला दी है उसको तुरंत सूचित करेगा। क्यों? ताकि वो आगे की रेमेडी करे, मतलब आगे इस्तेगासा पेश करे, जो भी करे, या क्लोजर रिपोर्ट अगर एफआईआर देता है वो तो एफआईआर के अगेंस्ट में अपील करेगा या प्रोटेस्ट पिटीशन लगाएगा। समझ गया आप? तो अगर उसको लगता है कि इसमें अन्वेषण नहीं करना है तो उसकी इतला किसको देनी पड़ेगी?
उस व्यक्ति को जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी। समझ में आ गया? 157 ये। अब जो इसके अंदर रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट? जो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को देगा। अपन 157 ने पढ़ी ना कि हर एफआईआर की रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को, वो रिपोर्ट कैसे भेजनी है, क्या भेजनी है, 158 बात करता है इसकी। धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इस नियमित करे। स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है कि आपको सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू वो रिपोर्ट भेजनी है। ये कोई भी रूल बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, ऐसा वरिष्ठ अधिकारी, मतलब जैसे कहा कि भैया आपको सीआई को ये कह दिया कि डिप्टी के थ्रू, डीवाईएसपी के थ्रू आप रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। तो अब जो पुलिस, जो डिप्टी है, थाने का वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट में उस अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अवेलेबल मजिस्ट्रेट को भेजा। वो जो डिप्टी है वो रिपोर्ट देखने के बाद उस वरिष्ठ अधिकारी को कह सकता है कि इसमें ये चेंज करो, और वो जो कहेगा वो उस वरिष्ठ अधिकारी को करना पड़ेगा। वो करने के पश्चात ही वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएगी। 159, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच की शक्ति, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की शक्ति क्या है? ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है। अब आप समझ रहे हो इस बात को? ये कौन से आदेश की बात कर रहा है? अन्वेषण तो ऑलरेडी पुलिस कर रही है, पूरा पढ़ते हैं इसको। ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। अगर उसको लगता है कि रिपोर्ट उसने दे दी है क्या, कि अन्वेषण नहीं करना है, और वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आती है, तो मजिस्ट्रेट उसके अंदर अन्वेषण का आदेश दे सकता है, या उसको ठीक लगे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को वो कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति के मामले में प्रारंभिक जांच करने के लिए उसको या अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। समझ में आ गया? दो ऑप्शन है। जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आ गई 158 के प्रोसेस के थ्रू 157 के अंदर। अब मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पुलिस को कहे कि इन्वेस्टिगेशन करो इसके अंदर, वो नहीं कर रहे हैं तो। दूसरा, या तो खुद या किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए डेप्यूट कर सकता है। दो ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। अब 160, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी पुलिस ने। अब क्या होगा? पुलिस के पास क्या क्या शक्तियां है अन्वेषण के दौरान? कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी गई इतला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है, और वह व्यक्ति अपेक्षा अनुसार हाजिर होगा। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर, या तो खुद के थाने की या उसके पास की सीमाओं के किसी व्यक्ति को भी वो रिटन ऑर्डर देके थाने में बुला सकता है। किसके लिए? साक्ष्य देने के लिए कि भाई हमने अन्वेषण कर रहे हैं, आप अन्वेषण में हमारे साक्षी हो। परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का हो या 65 वर्ष से अधिक आयु का हो, या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निषिद्ध व्यक्ति से ऐसे स्थान में जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं करेगा। कौन कौन? 3 व्यक्ति। 15 साल से छोटा कोई बालक हो, या 65 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति हो, या स्त्री, कोई भी स्त्री हो, उसे स्त्री क्या, या चौथा मानसिक या शारीरिक रूप से निषिद्ध व्यक्ति। ये 4 कैटेगरी। कौन कौन सी? 15 साल से छोटा, 65 साल से ऊपर, स्त्री, या मानसिक या शारीरिक रूप से कोई विकलांग या निषिद्ध व्यक्ति है तो उसको उसके खुद की जगह पे जाके बयान लेने हैं, ठीक है। बाकी सबको वो थाने में बुला सकता है। सेकंड, अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदेह करने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियम को बंद कर सकती है कि भाई आपने किसी व्यक्ति को थाने में बुलाया तो उसके आने जाने का कुछ पैसा लगा, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकती है कि भाई इसको जो है इतने पैसे साक्ष्य देने के लिए थाने में उपस्थित होता है या कोर्ट में उपस्थित होता है तो सरकार देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 161।
161 और 164 के बयान आपने फ्रीक्वेंटली सुना होगा। 161 के बयान हमेशा पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए जाते हैं। उसकी रेलेवेंस क्या होती है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि सेक्शन 161 के बयानों की वैल्यू क्या होती है और उन बयानों का स्टेटस क्या है। अगर बयान कोई वैल्यू नहीं है तो 161 के बयान क्यों लिए जाते हैं। थैंक यू।